हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आगे के। हमने 325 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे और अब हम करने वाले 350 क्वेश्चन आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का क्या नाम है। नो डाउट कि ये सब आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम इसके और भी ज्यादा डीप में पढ़ने वाले इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो, आपसे पूछा गया है इस्पात, है ना, और लोहे पर जो रियल लेयर चढ़ी हुई होती है वो किस चीज की होती है। यसद लेपन मतलब जिंक का, या फिर विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कलई, तप्त निमंजन। आप ये सब नहीं जानते होगे कि कलई क्या होती है, तप्त निमंजन करना ये क्या कहलाता है। इसका वैसे सही आंसर यसद लेपन, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम इसके डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विद्युत लेपन मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। ठीक है ना, जिसकी हमें परत चढ़ानी है, मान लीजिए हमें जिंक की परत चढ़ानी है तो हम एनोड पर लेंगे। जिस पदार्थ की परत चढ़ानी होती है, मतलब जिसकी परत चढ़ानी है, उसे एनोड पर लेते हैं। ये चीज आपको याद रखनी, यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। एनोड पर लेते हैं, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। ठीक है, दूसरा, आपसे पूछा गया कलई क्या होती है। देखो, कलई साधारण चीज नहीं है। कलई मतलब ठीक है चढ़ाई जाती है, लेकिन कलई वास्तव में होती क्या है। तो देखो, कलई में हम क्या करते हैं, हम कलई में परत चढ़ाते हैं टिन की, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टिन की परत चढ़ाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, टिन की परत चढ़ाते हैं कलई में। और टिन की परत हम किसके ऊपर चढ़ाते हैं, हम चढ़ाते हैं जैसे कोई मिश्र धातु है। मान लीजिए पीतल जैसी कोई मिश्र धातु है, ठीक है ना, पीतल जैसी कोई मिश्र धातु है, मिश्र धातु, या फिर आप कॉपर के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं टिन। मतलब अगर हम टिन की कोटिंग करते हैं, धातु टिन की कोटिंग करते हैं, तो हम उसे बोल देते हैं कलई। और अब हम आते हैं तप्त निमंजन। जैसे देखिए, हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम विद्युत के माध्यम से करते थे, और तप्त निमंजन में हम क्या करते हैं, अत्यधिक टेम्परेचर पर यही क्रिया करवाते हैं। अत्यधिक ताप पर हम ये वाली क्रिया करवाते हैं, जिसे हम बोलते थे क्या, तप्त निमज्जन बोलते हैं इस चीज को। अब देखो, इधर पर अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, तो जैसे आयरन और इस्पात होता है, ठीक है, आयरन और इस्पात और एल्यूमिनियम पर हम लगभग 460 डिग्री सेल्सियस पर जस्ते की परत को चढ़ा देते हैं। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, इस्पात है, इस पर हम क्या करेंगे, इसको हम लाएंगे हाई टेम्परेचर पर। कितने हाई टेम्परेचर पर, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, और हाई टेम्परेचर पर लाने के बाद जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो इसे हम बोलने लगते हैं क्या, तप्त निमज्जन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण से होता है। यहाँ पर कमी की बात की गई है। आपके ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता या नाइट्रोजन। सही आंसर है जस्ता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है किसमें, MPPSC 2023, 2023 प्री में आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो याद रखना है MPPSC 2023 प्री का क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें जो हड्डियां होती हैं ना हमारी, हड्डियां वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, और ऑस्टियोपोरोसिस केवल कैल्शियम की कमी से नहीं, ऑल्सो मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, तो इसे भी हम ऑस्टियोपोरोसिस ही बोलते हैं। समझ रहे हो, मैग्नीशियम की कमी से जो रोग होता है उसे भी हम ऑस्टियोपोरोसिस ही बोलते हैं। अब देखो, जस्ते की कमी से धान में होने वाला रोग खैरा हमने ये पढ़ लिया। अब आ रही आती है नाइट्रोजन की।
ठीक है। यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए, मान लीजिए NOT N2 की कमी हो गई, तो इससे क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। कैसे धब्बे पड़ जाते हैं, लाल बैंगनी धब्बे। ये चीज आपको याद रखनी है, लाल बैंगनी धब्बे पड़ जाते हैं। किस चीज की कमी से, नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की कमी ना हो। नाइट्रोजन कैसा होता है, नाइट्रोजन होता है मुख्य उर्वरक में आता है। तीन तरह के उर्वरक मैंने आपको बताए थे, मुख्य, सहायक और सूक्ष्म। तो मुख्य उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इसलिए अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पत्तियां लाल बैंगनी, इसमें धब्बे पड़ जाते हैं, खराब हो जाती है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर कौन सी चीज का लेपन करना होता है। आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, नमक का लेपन कर, या जिंक क्लोराइड ZnCl2, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, या फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इनमें से हम किसका लेपन कर दें। सही आंसर क्या है, जिंक क्लोराइड का हम लेपन करते हैं। ठीक है। लेकिन जिंक क्लोराइड का लेपन हम क्यों करते हैं, देखो सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जिंक क्लोराइड क्या होता है, ये प्रबल संक्षारक होता है। क्या होता है, प्रबल संक्षारक होता है। ठीक है ना, प्रबल संचारक होता है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और याद रखनी है, ये याद रखनी है कि जो जिंक क्लोराइड होता है ये हमारी आंख को भी नुकसान पहुंचाता है। आंख, त्वचा, इससे क्या होती है, नुकसान पहुंचती है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि जो जिंक क्लोराइड है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि सोल्डरिंग फ्लक्स होता है। क्या होता है, सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरक तो है ही, है ना, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चूहे को मारने की दवा कौन सी होती है। चूहों को मारने के लिए जिंक फास्फाइड होती है। जिंक फॉस्फेट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है जिंक फॉस्फेट का, ZN3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है। सोडियम क्लोराइड नहीं, जिंक कार्बोनेट नहीं, और जिंक क्लोराइड नहीं। सही आंसर क्या है, जिंक फॉस्फेट का हम उपयोग करते हैं चूहे को मारने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार RRB में आ चुका है, रिपीट है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, रंगने के काम आने वाली तीखा पदार्थ कौन सा होता है, जो पदार्थ रंगने के काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक फास्फेट, या कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है, सही आंसर है जिंक फॉस्फेट। ठीक है, याद रखना है आपको, जिंक फॉस्फेट होता है जो कि रंगने के काम आता है। जिंक, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था, अरे ये वाला फॉर्मूला गलत है, ये जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला है। अगर हम जिंक फॉस्फाइड के फॉर्मूले की बात करते हैं तो आता है ZN3P2। ठीक है ना, ये होता है। और अगर हम बात करते हैं जिंक फॉस्फेट की, तो अभी हमने बात की ZN3PO4 होल ट्वाइस, है ना, ZN3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है जिंक फॉस्फेट का, जिसका उपयोग हम रंगने के काम में करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है। अर्जेंटाइट से होता है, कैलामिन से होता है, नेटिव सिल्वर, या ये सभी चांदी के निष्कर्षण के लिए उपयोगी होते हैं। देखिए, अर्जेंटाइट क्या होता है, AG2S। और याद रखना है, जो चांदी का निष्कर्षण होता है ना, उसके सल्फाइड अयस्क से होता है। जितने भी कीमती होते हैं, मैक्सिमम का जो निष्कर्षण होगा ना, सल्फाइड अयस्क से होगा। ये चीज आपको याद रखना है। वहीं अगर हम कैलामिन की बात करें, तो कैलामिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी याद रखना, Fe2O4Zn। ये किस चीज का अयस्क होता है, जिंक का। ठीक है, नेटिव सिल्वर नहीं, ये सभी नहीं, अर्जेंटाइट है ना, ये चीज आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। सबसे अधिक सुचालक, देखो पहली बात तो उन्होंने बोल दिया धातु सुचालक है, तो धातु ही होगी। तांबा, सोना, जस्ता, चांदी। देखिए सबसे ज्यादा सुचालक कौन सी होती है, चांदी। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा है चांदी। चांदी के बाद क्या है, चांदी के बाद होता है कॉपर, सोना, जिंक। इस तरह से आपको लिखना है ना, ये ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। सही आंसर क्या है, चांदी सबसे अधिक। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व। फोटोग्राफी में कौन सी चीज का उपयोग करते हैं, कई चीजों का हम उपयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड,
मर्क्यूरी क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट। सही आंसर क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड का काम क्या होता है? ठीक है, देखो, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr, ये क्या करता है? ये होता है प्रकाश के साथ अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? प्रकाश के साथ ये अभिक्रिया करता है। काफी संवेदनशील होता है प्रकाश के साथ अभिक्रिया करने में ये। अब देखो क्या होता है, जब जिलेटिन में हम निलंबित करते हैं ना इस चीज को, इसे क्या करते हैं हम? AgBr है जैसे, है ना, AgBr को हम क्या करेंगे? हम करेंगे जिलेटिन में निलंबित। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना, जिलेटिन में निलंबित करते हैं। निलंबित करने के बाद जैसे ही हम इसे निलंबित करते हैं, तो AgBr फोटोग्राफिक इमल्सन बना लेता है। निलंबन किया, ठीक है ना। निलंबन करने के बाद क्या होता है? ये क्या बनेगा? इमल्सन बना लेगा, है ना, याद रखना है, इमल्सन बनाएगा। इमल्सन बनाता है, और इमल्सन में क्या होता है? देखो अब क्या हुआ, आया AgBr और प्रकाश, ठीक है ना, इन दोनों ने करी रिएक्शन, ठीक है। तो AgBr का क्या हो जाता है? विघटन। AgBr विघटित हो गया, विघटित हो गया, ठीक है। विघटित होने के बाद इसने क्या किया कि जो ये छवि होता है, अब ये विघटित हो गया, तो ये जो विघटित AgBr है, ये क्या करता है? छवि को सुरक्षित रखेगा। जो फोटोग्राफिक छवि होता है ना, छवि को ये सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे AgBr है, AgBr को हमने मिलाया जिलेटिन में, जिलेटिन में मिलाने के बाद इसने बना लिया इमल्सन। अब ये जो इमल्सन है AgBr के फॉर्म में, जो इमल्सन है, वह क्या करेगा? प्रकाश से रिएक्शन करेगा, और प्रकाश से रिएक्शन जैसे ही करेगा तो AgBr हो जाएगा विघटित। AgBr जब विघटित हो जाएगा छोटे छोटे दाने के रूप में, तो ये क्या करेगा? जो फोटोग्राफिक छवि होता है उसे सुरक्षित करता है। तो आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो AgBr होता है, फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक इमेज को सेफ रखता है, मतलब सुरक्षित रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा, आपके ऑप्शन है सोडियम आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड। सही आंसर है सिल्वर आयोडाइड। लेकिन सिर्फ सिल्वर आयोडाइड नहीं है जो कृत्रिम वर्षा कराए। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, सिल्वर आयोडाइड के अलावा और भी चीजें होती है जो कि कृत्रिम वर्षा करवा देती हैं। जैसे कि अगर आप बात करो कृत्रिम वर्षा की, तो कृत्रिम वर्षा के लिए और क्या क्या चीजें आप उपयोग कर सकते हो? देखो, AgI तो कर ही सकते हो, सिल्वर आयोडाइड। इसके साथ ही आप KI भी कर सकते हो, मतलब पोटेशियम आयोडाइड। इसके अलावा आप कर सकते हो ठोस CO2, मतलब शुष्क बर्फ का भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप लिक्विड प्रोपेन का भी उपयोग कर सकते हो, लिक्विड प्रोपेन, है ना, इस चीज का भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप नमक का भी उपयोग कर सकते हो, है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड। देखो इसमें ऑप्शन में इसीलिए सोडियम क्लोराइड नहीं दिया, क्योंकि आप सोडियम क्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हो। नमक मतलब NaCl, इन सब चीजों का भी आप उपयोग कर सकते हो कृत्रिम वर्षा के लिए। और जो ये कृत्रिम वर्षा की प्रोसेस होती है, कृत्रिम वर्षा की प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेघ बीजन, या फिर हम बोलेंगे क्लाउड सीडिंग, है ना। ये जो कृत्रिम वर्षा है, आप इसको याद रखना, ठीक है। कृत्रिम वर्षा प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेघ बीजन या फिर क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग कहलाती है ना। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, इसको जरूर याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और ये सब भी याद करना है। अगर आपको AGI के साथ में इस तरह के इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, तो आपको वो भी आंसर करना है, मतलब दोनों हो जाएंगे फिर आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? यहाँ पर भारी धातु की बात आपसे की गई है। तांबा 29, चांदी 47, सीसा 82 और सोना 79। सबसे भारी धातु यहाँ पर कौन सी होती है? सोना, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? नियोन, देखो, नियोन क्या है? नियोन मुक्त अवस्था में होती है। नियोन है एक अक्रिय गैस, ठीक है ना, नोबल, लेकिन क्या है? गैस है, गैस।
और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, धातु, तो नियोन तो होगी नहीं। सोना, यूरेनियम, पारा, पारा होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। लेकिन सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोना, जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। पारा भी धातु है। पारा कैसी है, द्रव धातु है पारा, ठीक है। ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है पारा, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मुक्त अवस्था में लेकिन कौन सी पाई जाएगी, सोना, ठीक है। धातु पूछा इसलिए। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर, मतलब इस जो गुण होता है लचीली और पीटकर पत्थर बनाने योग्य धातु कौन सी होते हैं, इस गुण को हम बोल देते हैं क्या, तन्यता, है ना। और इस गुण को हम क्या बोल देते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, है ना, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे ज्यादा तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण किस में होता है, सोना में, सीसा में, चांदी में या एल्यूमिनियम में। सही आंसर है सोना में, है ना, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। कार्बन प्रेजेंट होगा। जल, जल का फॉर्मूला H2O, कार्बन नहीं है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसमें कार्बन है क्या। अमोनियम क्लोराइड में कार्बन है, NH4Cl नहीं है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें भी नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म, बाकी के तीनों गलत हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं। ठोस कपूर है और इससे आपने वाष्प बनाया, मतलब सॉलिड से वेपर बनाने की क्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, आपके ऑप्शन है हिमकरण, हिमकरण तो बर्फ होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बर्फ बनाने की क्रिया, लिक्विड टू सॉलिड। पिघलना क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। इधर पर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, सॉलिड टू वेपर। बाष्पीकरण, लिक्विड टू वेपर। सही आंसर क्या है, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता, ईथेन, ईथेन में कितने होते हैं कार्बन, दो होते हैं, C2H6, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने होते हैं, C2H, C4 होता है ना, C4 होता है, C4H10 होता है। प्रोपेन में कितने होते हैं, C3H8 होता है, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं मीथेन में कितना होता है, CH4 होता है। अब देखो, समावयवता आपसे बोलिए, समावयवता का मतलब ये होता है कि जो अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र, अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु जो संरचना होती है, संरचना वो होती है अलग अलग, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो, अगर आप एथेन को बनाओ तो C सेम ही बनेंगे, कुछ अलग नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप ब्यूटेन को बनाते हो तो एक दो तीन चार आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो। इसके अलावा एक दो तीन, इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन, इसे नॉर्मल ब्यूटेन और इसे आइसोब्यूटेन, है ना। तो इसमें क्या होता है, अणुसूत्र एक है, परंतु इसकी संरचना दो बन रही है, एक से ज्यादा। वहीं आप प्रोपेन में आते हो तो इसमें भी तीन ही बनेंगे और ऐसे ही बनेंगे। और मीथेन तो एक बनता ही है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर आपका हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, याद रखना है। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसे हम क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। जब भी कार्बन दूसरे नंबर के परमाणु पर जुड़ जाता है तो उसके नाम के आगे आइसो ब्यूटेन लग जाते हैं, या फिर टू मिथाइल प्रोपेन, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या आइसो ब्यूटेन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो, यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन देखो ना तो भी उतनी रहेंगे, यहाँ पे तीन जुड़ेंगे, यहाँ तीन, यहाँ दो H और यहाँ दो H, टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, C4 और H10, यही है ना फॉर्मूला। और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इधर तीन हाइड्रोजन और यहाँ पर तीन हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या है, C4H10, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले सेम है, मतलब अणुसूत्र समान है पर संरचना अलग अलग है, और इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं समावयवता का गुण प्रदर्शित करता है C4H10, मतलब ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द्रव सोना के नाम से क्या जाना जाता है। द्रव सोना के नाम से, प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनम क्या लिक्विड है, नहीं, ये सॉलिड है। पेट्रोलियम, बिल्कुल सही, पेट्रोलियम जाना जाता है। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिए, एक्वारेजिया का फॉर्मूला कई बार पूछा गया है,
और एक्वारेजिया होता क्या है? एक्वारेजिया का मतलब होता है HNO3 और HCl का मिश्रण। लेकिन HCl के कितने अणु? 3 और HNO3 का एक। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल और HCl अम्ल का अनुपात कितना होता है एक्वारेजिया में? तो आपको पता होना चाहिए 1:3। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर पायरीन का भी आप यहाँ पर याद कर लेना। पायरीन का एक फॉर्मूला होता है C16H10, है ना, ये होता है पायरीन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है क्या है? देखो अभी हमने बात की कि समावयवता तो शो करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के समावयवी तो हैं। लेकिन समावयवता भी कई टाइप की होती है, चेन के फॉर्म में, पोजीशन के फॉर्म में और ऑप्टिकल के फॉर्म में होती है। ठीक है ना? चेन के फॉर्म में जो समावयवता होती है वो बस चेन बदलती है और कुछ नहीं। जैसे कि अगर आप ब्यूटेन की बात करो, मतलब C4H10, है ना, तो इसमें एक इस तरह से बना था। ठीक है, एक मिनट। एक बना था इस तरह से, एक, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। ये होते हैं कार्बन की पोजीशन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। और दूसरा जो बना था वो कैसा बना था? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और यहाँ से एक और कार्बन जोड़ दिया, मतलब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और फिर ये जुड़ा था चौथा कार्बन। ठीक है ना? तो ये कैसी समावयवता दर्शा रहे हैं? ये दर्शा रहे हैं चेन समावयवता, चेन या श्रृंखला समावयवता बोलते हैं हम इसे। ठीक है ना? समावयवता। वहीं अगर हम बात करते हैं पोजीशन समावयवता की, तो पोजीशन समावयवता में क्या होता है? जो क्रियात्मक समूह होता है वह बदल जाता है। पोजीशन समावयवता में क्या होगा कि क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदल लेता है। जैसे यदि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं पोजीशन समावयवता में, तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, C3H8O। ठीक है, ये है। अब इसके अगर हम दो बात करें क्रियात्मक समूह की, एक तो बना सकते हो आप प्रोपेनॉल, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? C और यहाँ पर OH, क्रियात्मक समूह यहाँ पर यहाँ जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन पर, 1 2 3 अगर हम नाम दें। वहीं अगर हम दूसरे समावयवी की बात करते हैं तो वहां पर बनता है 2 प्रोपेनॉल। मतलब कि अगर इसके हम रासायनिक संरचना की बात करते हैं तो 1 2 3, और यहाँ पर जो OH समूह है वो दूसरे कार्बन पर जुड़ गया ना, दूसरे कार्बन पर, यहाँ से H3, यहाँ पर H और यहाँ पर H3, यहाँ पर H3 H2 और H2। देखो किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है सूत्र में। यहाँ पर भी C3H8 और O है, यहाँ पर भी C3H8O है। लेकिन यहाँ पर जो OH क्रियात्मक समूह है OH, ये जुड़ा है दूसरे कार्बन पर। वहीं अगर हम इधर की बात करें पहले समावेश में प्रोपेनॉल में, तो जो OH है क्रियात्मक समूह, वह जुड़ा है पहले कार्बन पर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं पोजीशन समावेशता, है ना। ये है पोजीशन समावेशता, ये चीज शो करती है। और ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है, ऑप्टिकल आइसोमर में बस आपको इतना याद रखना है कि दो स्टीरियो सेंटर होते हैं इसमें। ठीक है ना? दो स्टीरियो सेंटर होते हैं और इसमें तीन समूह से जुड़े हुए होते हैं। बस इतना याद रखना है ना। इसको एक तो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, इतना डायग्राम भी उसका ऐसा बनता है कि वो एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और बिना डायग्राम के आप उसे एक्सप्लेन कर नहीं सकते हो, है ना। इसके लिए पूरा आपको कम से कम 20 25 मिनट चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर के समझने के लिए। आप इन दोनों को बस समझो। ठीक है, समानता तीन टाइप की होती है, चेन, पोजीशन और ऑप्टिकल आइसोमर। तो चेन में मैंने आपको बता दिया, चेन समावयवता होती है ये वाली। ऑप्टिकल पोजीशन समावयवता होती है ये, जिसमें क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदल लेता है, और ऑप्टिकल समावयवता अलग होती है जिसमें कि दो स्टीरियो सेंटर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण होता है? जो पेट्रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल का होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आपको याद रखना है। जो पेट्रोल मिक्स किया जाता है
उनमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन। हाँ, और एक और चीज आपको याद रखनी है, जैसे पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन तो हो गए, लेकिन आपका आजकल ऐसा पेट्रोल आने लगा है जिसमें एथेनॉल भी मिलाते हैं, है ना? 30% एथेनॉल मिला देते हैं। कितना? 30%। तो ये अलग चीज है, ये तो एथेनॉल और हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल तो हाइड्रोकार्बन ही होता है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचते हैं। नॉकिंग मतलब आवाज। आवाज आती है ना, जो पुर्जे घिसते हैं उनसे आवाज आती है। तो कार के इंजन में जो ये आवाज आ रही है, नॉकिंग आ रही है, इससे बचने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करोगे? इथाइल अल्कोहल का करोगे, श्वेत पेट्रोल का करोगे, लेड टेट्रा इथाइल का करोगे, या फिर ब्यूटेन का करोगे? सही आंसर क्या है इसमें? सही आंसर इसमें लेड टेट्रा इथाइल। ठीक है ना, इस चीज का आप उपयोग करोगे। देखो, आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला इसका होता है PbC2H5O4, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। एंटी नॉकिंग एजेंट, या फिर इंजन में नॉकिंग से मतलब आवाज से बचने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? लेड टेट्रा इथाइल का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। मोम जो पेट्रोलियम, देखिए पेट्रोलियम में क्या होता है? पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम में क्या होता है? बहुत से पदार्थ होते हैं, है ना? बहुत पदार्थ होते हैं, और इनका क्या करते हैं हम? प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन करते हैं। और आसवन में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ हमें मिलते हैं। उन्हीं में से एक पदार्थ होता है पैराफिन मोम, जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलता है। मधुमक्खी मोम मधुमक्खियों से मिलता है। वही हम बात करते हैं जोजोबा मोम की, है ना? तो जोजोबा मोम क्या होता है? जोजोबा मोम एक तरह का जोजोबा पौधा होता है। जोजोबा पौधा से प्राप्त होता है। ठीक है, जोजोबा पौधे से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग क्या होता है? देखिए, इसका उपयोग क्या होता है? आप इसे डायरेक्ट त्वचा में लगा सकते हो। त्वचा में लगा सकते हो आप इसको, है ना? इसको, इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो, अगर त्वचा फट जाए या मुहासे वगैरह हो जाए, है ना? मुहासे इलाज में इन सब जगहों पर आप जोजोबा मोम का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद में एक और आता है कार्नोबा मोम, है ना? कार्नोबा मोम का उपयोग आप किस लिए करते हो? कार्नोब या कार्नोबा मोम, इसका उपयोग आप करते हो जूते पॉलिश में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, पूछ सकते हैं आपसे कि कार्नोवा मोम का उपयोग किस में करते हो, या जूते पॉलिश करने में कौन सी मोम का उपयोग करते हो। यही ऑप्शन रहेंगे, तब आप क्या लगाओगे अगर पता नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कार्नोवा। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यापारिक वैसलीन, व्यापारिक मतलब कमर्शियल वैसलीन, किससे निकाला जाता है? पादप गोंद से निकाला जाता है? नहीं। अब आप बताइए, क्या पेट्रोलियम से निकाला जाता है? बताइए, बिल्कुल सही। ठीक है। अर्णमोम नहीं, कोलतार बिल्कुल नहीं, कोयला तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पेट्रोलियम। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या होता है? जैसे एलपीजी है, ठीक है, एलपीजी का मुख्य संगठक क्या होगा? ब्यूटेन, है ना? ब्यूटेन होता है, और प्रोपेन होता है। ठीक है, प्रोपेन होता है। आपसे बायोगैस का अगर पूछ लें, तो बायोगैस में क्या होता है? CH4 होता है। सीएनजी में पूछ लें, तो क्या होता है? CH4 होता है मेनली। तो ऐसे ही आपसे पूछा गया, पेट्रोल में मुख्य संगठक क्या होता है? पेंटेन नहीं, हेक्सेन नहीं, मीथेन नहीं, ऑक्टेन। अब देखो, ऑक्टेन संख्या, देखो अच्छा पेट्रोल हमेशा समानुपाती होता है किस चीज के? ऑक्टेन